इस वीडियो में हम कृषि में आरएनए इंटरफेस यानी आरएनए अंतरक्षेप के संभावित उपयोगों के बारे में, विशेष रूप से पौधों को पीड़क रोधी बनाने में आरएनए अंतरक्षेप के उपयोगों के बारे में समझेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आप देखते हैं कि आपके द्वारा तैयार किए गए पौधे लगातार मेलोइडोगाइना इनकॉग्निटा नामक निमेटोड यानी सूत्रकृमियों के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। इसे रूट नॉट निमेटोड भी कहा जाता है। यह एक गोल कृमि होता है जो पौधों की जड़ों में प्रवेश करके वहाँ कुछ इस तरह गांठें बना देता है, जिसके कारण पौधों की जड़ें मृदा से पोषक तत्व और पानी ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इससे न केवल पौधों की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और रोगों के प्रति संवेदनशील भी हो जाते हैं। यह निमेटोड लगभग सभी महत्वपूर्ण फसलों और पौधों जैसे टमाटर, तंबाकू, रबर, कॉफ़ी, चाय इत्यादि को प्रभावित करता है और सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का उपयोग करके इससे छुटकारा पाना किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसके कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन वर्तमान समय में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए विकास के कारण वैज्ञानिक अब आरएनए अंतरक्षेप की क्रियाविधि का उपयोग करके इससे निपटने में सक्षम हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि आरएनए अंतरक्षेप में एक विशिष्ट एमआरएनए को लक्षित किया जाता है। इसमें पहले आरएनए प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या रिस्क का निर्माण होता है, जिसमें siRNA या miRNA का एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है और इस एंटी सेंस स्ट्रैंड में लक्षित mRNA का पूरक अनुक्रम होता है। इसलिए जब रिस्क का निर्माण हो जाता है तब यह एंटी सेंस स्ट्रैंड के अनुक्रम का उपयोग करके लक्षित mRNA में पूरक अनुक्रम की पहचान करता है और वहां उससे जुड़ जाता है और इसके बाद रिस्क में मौजूद ऑर्गोनॉट प्रोटीन लक्षित mRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे लक्षित mRNA का विघटन हो जाता है और प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। अब प्रश्न यह है कि वैज्ञानिकों ने आरएनए अंतरक्षेप की इस क्रियाविधि का उपयोग पौधों को निमेटोड के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए कैसे किया। चलिए समझते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कुछ ऐसे mRNA यानी कुछ ऐसे प्रोटीनों का पता लगाया जो निमेटोड पीड़कों के जीवित रहने के लिए अत्यधिक अनिवार्य थे, और फिर आरएनए अंतरक्षेप की क्रियाविधि का उपयोग करके ऐसे mRNA को अभिव्यक्त होने से रोक दिया ताकि निमेटोड को जीवित बनाए रखने वाले प्रोटीनों का उत्पादन रुक जाए। लेकिन आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए लक्षित mRNA के साथ ही वैज्ञानिकों को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की भी आवश्यकता थी, ताकि डाइसर प्रोटीन उस आरएनए को पहचान सके और उसे काटकर स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए या siRNA का निर्माण कर सके। साथ ही इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक सेंस स्ट्रैंड और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जब किसी जीन से ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन होता है तब केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि इनमें से केवल एक ही स्ट्रैंड का अनुलेखन mRNA के रूप में होता है। इसलिए वैज्ञानिकों को कोई ऐसा तरीका पता लगाने की आवश्यकता थी जिससे दोनों स्ट्रैंड्स का अनुलेखन mRNA के रूप में हो सके, ताकि उन्हें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्राप्त हो सके जिससे वे siRNA का निर्माण कर सकें। वैज्ञानिकों ने यह कैसे किया? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सेंस mRNA और एंटी सेंस mRNA के लिए उत्तरदायी जीनों को पहचान कर उन्हें अलग किया और फिर एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, जो कि कृषि संबंधी आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य क्लोनिंग वेक्टर है, इस क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करके इन जीनों के क्लोन तैयार किए। इसके बाद उन्होंने इस टीआई प्लाज्मिड वेक्टर को एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के भीतर प्रविष्ट कराया और इन रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं को पादप कोशिकाओं के साथ प्रयोगशाला में संवर्धित किया।
ध्यान रहे कि यहाँ ऐसी पादप कोशिकाओं का उपयोग किया गया जो सभी प्रकार के पादप ऊतकों में विकसित हो सकती थीं। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने इन पादप कोशिकाओं को रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के साथ संवर्धित किया, तब इन पादप कोशिकाओं से विकसित होने वाले नए पौधों में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के निर्माण के लिए सूचना प्रदान करने वाले जीन मौजूद थे। अब मान लीजिए कि निमेटोड पीड़क इन पौधों पर आक्रमण करते हैं, इन पौधों का भक्षण करते हैं, जिनकी कोशिकाओं के भीतर सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड वाले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। तो निमेटोड में आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी निमेटोड की कोशिकाओं के भीतर डाइसर प्रोटीन इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पहचान कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, और हम जानते हैं कि इन टुकड़ों को ही स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या siRNA कहा जाता है। एक बार निमेटोड की कोशिकाओं में siRNA का निर्माण हो जाने पर प्रोटीनों का एक संकुल siRNA से जुड़ जाता है और आरएनए प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या रिस्क संरचना का निर्माण हो जाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि जब रिस्क संरचना का निर्माण होता है तब डबल स्ट्रैंडेड siRNA का सेंस स्ट्रैंड हटा दिया जाता है और केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड ही प्रोटीनों के संकुल के साथ जुड़ता है, जिससे रिस्क संरचना का निर्माण होता है, क्योंकि केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड में ही लक्षित mRNA का पूरक अनुक्रम होता है। इसलिए यह स्ट्रैंड लक्षित mRNA से जुड़ने में सक्षम होता है। इस प्रकार जब रिस्क का निर्माण हो जाता है तब यह रिस्क संरचना एंटी सेंस स्ट्रैंड के अनुक्रम का उपयोग करके निमेटोड के लक्षित mRNA में पूरक अनुक्रम की पहचान करती है और वहां उससे जुड़ जाती है। ध्यान रहे कि यही वह mRNA होता है जो उन प्रोटीनों के उत्पादन के लिए सूचना प्रदान करता है जो निमेटोड पीड़कों को जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए आरएनए प्रेरित साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या रिस्क संरचना एंटी सेंस स्ट्रैंड के अनुक्रम का उपयोग करके इस लक्षित mRNA से बंध जाती है और इसके बाद रिस्क में मौजूद ऑर्गोनॉट प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और इस लक्षित mRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे इस mRNA का विघटन हो जाता है और पीड़कों को जीवित रहने में सक्षम बनाने वाले प्रोटीनों का निर्माण रुक जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आरएनए अंतरक्षेप की क्रियाविधि का उपयोग करके पौधों को निमेटोड पीड़कों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अब चूंकि आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया में हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी विशिष्ट mRNA या किसी विशिष्ट जीन को लक्षित करके उसे अभिव्यक्त होने से रोक सकते हैं, इसलिए कृषि और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग संभव है। जैसे कृषि के क्षेत्र में इसकी सहायता से पौधों की पीड़क रोधी किस्मों का विकास किया जा सकता है और इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में इसके द्वारा कैंसर जैसे गंभीर रोग, कई वायरल संक्रमणों और आनुवंशिक रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से किसी अन्य वीडियो में समझेंगे।